आपका हमारे यूट्यूब चैनल में हम लोग आज बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के क्लास 11 के इकोनॉमिक्स के सवालों का। इकोनॉमिक्स का एग्जाम जो भी आप लोग का फाइनल एग्जाम होगा वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। और वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बेहतर तैयारी करने के लिए आप लोग को प्रैक्टिस क्वेश्चन करने बहुत ज़रूरी है। तो इसी कड़ी में दोस्तों आप हम लोग लेके आए हैं इकोनॉमिक्स के सवाल जो एकदम फुल्ली एग्जाम बेस्ड आधारित है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल क्या है, देखिए कि जीवन के सामान्य कारोबार वाक्यांश से क्या तात्पर्य। ये वाक्य जो है लिखा हुआ है, जीवन के सामान्य कारोबार से इससे क्या तात्पर्य है। तो इसके तात्पर्य है मनुष्य का आर्थिक कार्य। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। ठीक है, दूसरा नंबर देखते हैं, निम्न में से किसके अध्ययन का संबंध अर्थशास्त्र से नहीं है। यानी कि इसमें से किस चीज़ का होता है जिसका अर्थशास्त्र में अध्ययन नहीं किया जाता है। अर्थशास्त्र में ये उत्पादन का तो अध्ययन किया जाता है, वितरण का तो अध्ययन किया जाता है, उपभोग का अध्ययन किया जाता है, लेकिन सरकार के गठन का अध्ययन नहीं किया जाता है। यानी कि इस तरह से आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तीसरा नंबर सवाल देख में है, सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है। तो सांख्यिकी का जनक, ये तो पहला ऑप्शन है कि एडम स्मिथ, ये अर्थशास्त्र का जनक बुलाया था। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ क्या पूछा है, यहाँ पूछा है सांख्यिकी के जनक, यानी कि सांख्यिकी के जनक ऑप्शन नंबर डी गॉटफ्राइड ओकेनवाल आपका सही जवाब है। चौथा नंबर सवाल है कि बहुवचन में सब शब्द सांख्यिकी से क्या तात्पर्य है। तो सांख्यिकी को बहुवचन में क्या कहा जाता है, तो ये है एक संख्यात्मक मान भी कहा जाता है, आंकड़ा भी कहा जाता है, सांख्यिकीय तथ्य भी कहा जाता है। यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। पांचवा नंबर देखते हैं, ये पांचवा नंबर है। पांचवा नंबर है, अर्थशास्त्र में किस प्रकार के आंकड़ों का प्रयोग होता है। तो अर्थशास्त्र में जो होता है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों आंकड़ों का प्रयोग होता है यहाँ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर। छठा नंबर क्या कह रहा है, संचय संरचित या परिमित उत्तर प्रश्नों में उत्तर के विकल्पों की संख्या हो सकती है। तो कितने हो सकते हैं विकल्प, तो केवल दो विकल्प हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर। सातवां नंबर, किस प्रकार के आंकड़ों की विश्वसनीयता और सत्यता की जवाबदेही अन्वेषक पर होती है। हाँ, तो ये देखते हैं 7 नंबर का ऑप्शन नंबर ए आपका प्राथमिक आंकड़ों का सत्यता के विश्वसनीयता की जवाबदेही अन्वेषक पर होती है। 8वें नंबर का क्वेश्चन है, आंकड़ा संग्रह के लिए सूचनाएं एकत्रित करने वाला व्यक्ति डैश कहलाता है। जो आंकड़ा एकत्रित करता, आंकड़े करने वाला व्यक्ति जो होते हैं उसे आखिर क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी अन्वेषक या प्रेक्षक कहा जाता है। 9 नंबर देखते हैं, इनमें से किस विधि में प्रगणक का उत्तरदाता से प्रत्यक्ष संपर्क होता है। तो ये किसमें होता है, इसमें प्रत्यक्ष मतलब क्या था कि एक इंटरव्यू टाइप का बोल सकते हैं, व्यक्तिगत साक्षात्कार क्योंकि इसका प्रत्यक्ष कांटेक्ट होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट व्यक्तिगत साक्षात्कार में ही हो सकता है। अच्छा, ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 10वां नंबर सवाल है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वप्रथम कब जनगणना कार्य हुआ था। तो आपको पता ही है कि 1947 में हम लोग भारत आज़ाद हुआ था। ठीक है, और जनगणना हर 10 साल में होता है। तो कुल मिला इससे पहला स्वतंत्रता होने के बाद 1951 में, भारत की आज़ादी के बाद पहला जनगणना 1951 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। 11 नंबर देखते हैं, वर्गीकरण आंकड़ों को डैश व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 12 नंबर देखते हैं, एक वर्ग का मध्य बिंदु बराबर है कि ये क्या हो जाएगा, वर्ग में मध्य बिंदु बनाता है उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा के औसत को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। बढ़ते हैं 13 नंबर सवाल की ओर। बारंबारता वितरण में अपरिष्कृत आंकड़ों को डैश चर में वर्गीकृत किया जाता है। तो किस में किया जाता है, ये मात्रात्मक में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। 14 नंबर देखते हैं, 14 नंबर में निम्नलिखित में से कौन चर सतत चर का एक उदाहरण है। सतत चर का उदाहरण किसमें कौन सा होता है, तो होता है विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या एक सतत चर का उदाहरण होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। 15 नंबर देखते हैं क्या कह रहे हैं। 15 नंबर में है क्वेश्चन कि मिलान चिन्ह की गणना कितने समूह में की जाती है। तो कितने समूह में किया जाता है, तो 5 समूह में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर में है कि बिहार के एक शहर में
8 सितंबर 2005 को पेट्रोल तथा डीजल की कीमतों में वृद्धि के विरोध में आयोजित एक बंद के दौरान 5 पेट्रोल पंप खुले और 7 बंद पाए गए और 2 विद्यालय बंद और 9 विद्यालय खुले पाए गए। यह उदाहरण आंकड़ों के किस प्रकार के प्रस्तुतिकरण को प्रदर्शित कर रहा है? ठीक है, तो ये किस टाइप का आंकड़ा होता है, क्या बताना चाह रहा है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी पाठ विषयक होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। 17 नंबर है, कक्षा 11 की अध्यापिका आंकड़ों की पंक्तियों, क्षैतिज तथा स्तंभों ऊर्ध्वाधर रूप में कक्षा में दिखाता है। यह आंकड़ा किस प्रकार का आंकड़ा है? यानी कि आंकड़ा जो होता है एक क्षैतिज रूप इस टाइप से रो और कॉलम के रूप में दर्शाया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहता है? सारणीकरण। ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं। देखो 18 नंबर में क्या है कि सुमित पिछले 10 वर्षों की अवधि के दौरान एक विद्यालय में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या को सारणीबद्ध करता है। सुमित के द्वारा किया गया विद्यार्थियों का यह वर्गीकरण क्या कहलाता है? तो यह क्या कहलाता है? कालिक कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। 19 नंबर देखते हैं, काल काल श्रेणी आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा तोरण। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। ठीक है, बढ़ते हैं 10वें नंबर सवाल की ओर। 10वां बोल रहे 20 नंबर सवाल। 20वां नंबर है, तोरण को और किस नाम से जाना जाता है? तो तोरण को और क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है संचयी बारंबारता वक्र। ऑप्शन नंबर ए। 21 नंबर में है कि भारत में प्रथम आधिकारिक जनगणना कब प्रारंभ हुई थी? भारत में प्रथम आधिकारिक जनगणना तो 1951 में प्रथम आधिकारिक जनगणना प्रारंभ हुई थी। ब्रिटिश काल में भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था? तो ये बहुत ही सामान्य क्वेश्चन है कि ब्रिटिश के समय से ही कोई इंसान था जिसने जनगणना का प्रथम बार प्रयास किया था, वो था दादा भाई नौरोजी। आगे आते हैं 23 नंबर में देखते हैं। 23वां नंबर में है, पहला सवाल है, रेलवे ने भारत की अर्थव्यवस्था की संरचना को किस प्रकार परिभाषित किया? तो किस तरह से परिभाषित किया? तो ये अब तक लंबी यात्राएं कर सकते थे, कृषि के व्यवसायीकरण को बढ़ावा मिला, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। 24 नंबर देखते हैं, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में किस आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया? तो भारत में कैसी आर्थिक प्रणाली? अपने भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल को 25 नंबर में। औपनिवेशिक काल में भारत के औद्योगिकरण के पीछे विदेशी निवेशकों का क्या उद्देश्य थे? जो भारत में जो औद्योगिकरण कर रहे थे, अंग्रेज भारत में रहे, लगभग 200 साल तक रहे, या औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया, तो उसका मकसद क्या रहा? तो क्या मकसद रहा? तो उसका मकसद रहा था कि भारत को कच्चे माल का निर्यातक बनाना और भारत को एक विशाल बाजार बनाना, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही जवाब है। 26 नंबर देखते हैं, किसी वस्तु का कीमत निर्धारण बाजार में किसके द्वारा होता है? तो कीमत निर्धारण वस्तु बाजार मांग और पूर्ति के द्वारा होता है। कितना मांग कितना पूर्ति होता है? ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। 27 नंबर देखते हैं, राष्ट्रीय योजना समिति का गठन कब किया गया था? तो ये कब किया गया था? तो 1938 में किया था। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 28 नंबर, पंचवर्षीय योजना की अवधि कितने वर्ष की होती है? पंचवर्षीय योजना नाम से पता चल रहा है पंचवर्षीय, यानी कि 5 साल की होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 29 नंबर में है, किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली में उत्पादित वस्तुओं को लोगों के बीच उनके क्रय क्षमता के आधार पर वितरित किया जाता है? तो किस आधार पर किया जाता है? तो 29 नंबर सी, सार्वजनिक। ठीक है, भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? तो भारत में प्रथम अगर औद्योगिक नीति की घोषणा किया जाता है तो 1948 में किया गया था सबसे पहले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर में क्या है? 31 नंबर में, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ है? भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ है? तो वो है कोलकाता में। 32 नंबर देखते हैं, आर्थिक समृद्धि का प्रमाणित सूचक डैश है? तो आर्थिक समृद्धि का प्रमाणित सूचक सकल घरेलू उत्पाद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 33 नंबर में क्या है? 33 नंबर क्या है? विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी? 1995 में। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं 34 नंबर, भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब हुई? तो नई आर्थिक नीति की घोषणा 1991 में हुई। ऑप्शन नंबर ए। 35 नंबर में है, 35 देखते हैं, प्रत्यक्ष कर डैश लगाया जाता है? तो 35 में क्या हो जाएगा कि व्यक्ति की आय पर लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। विनिवेश का उद्देश्य क्या है? तो क्या होता है विनिवेश? एक वित्तीय अनुशासन बढ़ाना, ये भी हो जाएगा। आधुनिकीकरण में सहायता देना, ये भी हो गया।
सरकार द्वारा आय एकत्रित करना, ये भी यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। 37 नंबर देखते हैं, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। आगे आते हैं 38 नंबर में, टाटा स्टील कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो टाटा स्टील आपको पता ही है कि जमशेदपुर में है और इसकी स्थापना 1907 में हुई थी। ठीक है, आगे आते हैं 39 नंबर, टाटा स्टील कितने देशों में कार्यरत है? तो कितने देशों में कार्यरत है? ये 30 देशों में कार्यरत है, ऑप्शन नंबर सी। 40 नंबर देखते हैं, विश्व बैंक को किस नाम से जाना जाता है? तो विश्व बैंक को IBRD के नाम से जाना था, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं, ये रहा आपके 40 के 40 सवाल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।